नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले वीडियो मैंने आपको कुछ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में चर्चा किया था, जिसमें उस बेसिक पॉइंट पे मैंने चर्चा किया जहाँ पर आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन से संबंधित किस टाइप से सवाल पूछे गए थे, उसका क्राइटेरिया क्या था, उसके फीचर्स क्या थे, उसके मेरिट और डिमेरिट्स क्या थे, ये आपने देखा। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत होती है तो उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में ये मेंशन किया जाता है कि जब भी लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं या इकोनॉमी को पढ़ते हैं तो उनके सामने कुछ बेसिक जो आज का डिफरेंसेस आते हैं इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में, वो समझ नहीं पाते हैं। इसके कारण होता क्या है, अक्सर उनसे गलतियां हो जाती हैं और उस गलती के कारण कभी कभी सिलेक्शन पॉइंट भी उनका नगण्य हो जाता है। तो आइए आज हम बहुत ही कॉमन, जो कि सामान्य शब्दों में यूज किया जाने वाला दो शब्द है, उसके बीच क्या डिफरेंसेस है उस पर हम आप चर्चा करेंगे। एक तो है आपका डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। अक्सर जब इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है तो आप लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो लोग समझ नहीं पाते हैं। हम इसी बिंदु पर आज चर्चा करेंगे कि दोनों के बीच बेसिक डिफरेंसेस क्या है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इसके बीच जो बेसिक डिफरेंसेस है वो थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैंने पहला वर्ड यूज किया है डेवलप्ड या विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विकसित यानी जो विकास की दशाएं हैं वो बहुत ही उच्च हैं। अब इस पर हम अगर थोड़ा सा रिवाइंड करें तो 1776 में जब एडम स्मिथ की पुस्तक, कब 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक जब प्रकाशित हुई, उस पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक में बेसिकली एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया था, यानी कि उनका जो सेंट्रल पॉइंट था, जो केंद्रीय बिंदु था, वो था धन। और उस परिभाषा के आधार पर आज भी अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है यदि किसी देश में धन की मात्रा, धन जिसे हम परिमाण या मात्रा भी कहते हैं, अगर इसकी मात्रा लगातार उस देश में बढ़ रही है तो माना जाता है कि वो देश धीरे धीरे विकास कर रहा है या विकसित है या विकसित अर्थव्यवस्था है। तो कॉमन सेंस इसमें ये आता है कि क्या धन बढ़ने से कोई देश विकसित हो जाएगा या विकासशील होगा। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। तो इसमें इसके जो फीचर्स हैं विकसित देश में, ये मेंशन किया जाता है कि धन की मात्रा अगर बढ़ेगी तो ये माना जाता है कि देश विकसित होगा। अब इस संदर्भ में अगर हम परिभाषा देखें तो हर साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के आधार पर धन को आधार बनाते हुए विश्व बैंक डिफाइन करता है कि कौन सा देश विकसित है या विकासशील है। यहाँ पर अगर हम आंकड़ों को थोड़ा सा मेंशन करें तो जो पहला फीचर्स है यानी विकसित अर्थव्यवस्था का, उसमें खास तौर से विश्व बैंक कहता है
यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 12,575 डॉलर से अधिक है तो मान लिया जाता है कि वो देश आपका विकसित है, यानी डेवलप्ड इकोनॉमी है या डेवलप्ड कंट्री है। तो आखिर इनका बेसिक पॉइंट क्या था? इनका बेसिक पॉइंट था, वो था इनकम, यानी 12,575 डॉलर से अधिक। तो जाहिर सी बात है इन्होंने जो आंकड़ा रखा वो आय को आधार बनाते ही बताया। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यदि किसी देश की आय 12,575 डॉलर से अधिक है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों का जो कंजप्शन है वो बहुत ही उच्च है। अर्थात इसका जो दूसरा फीचर्स है कि वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बहुत ही उच्च है। यानी कि अगर हम देखें एडम स्मिथ द्वारा धन के संदर्भ में जो परिभाषा दी गई, अगर उसको आधार बनाएं तो इसका मतलब ये है, अगर वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो इसका बहुत सिंपल सा अर्थ है कि वहाँ के लोगों को जीवन का स्तर बहुत ही ऊंचा है। बहुत ही ऊंचा का मतलब ये है कि वहाँ के लोगों की जो जीवन की जो बुनियादी आवश्यकता है, यानी बेसिक नीड्स हैं, वो पूरी तरीके से फुलफिल हो चुकी हैं, अर्थात पूरी हो चुकी है। अब बेसिक नीड्स क्या है? बेसिक नीड्स का मतलब ये है कि वहाँ के लोगों का जो आर्थिक ढांचा है और वहाँ के लोगों का जो सामाजिक ढांचा या सामाजिक स्तर है वो अन्य देशों की तुलना में बहुत ही क्या है, ऊंचा है। अब ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं, एक तो आपका है आर्थिक और दूसरा है आपका क्या, सामाजिक। यानी अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें तो बुनियादी आवश्यकताओं में जब हम सामाजिक स्तर की बात करते हैं तो सामाजिक स्तर में सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि वहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही ऊंचा है। इसके अलावा और भी अगर हम देखें तो स्वास्थ्य का स्तर भी अन्य देशों की तुलना में, या ऐसे कह सकते हैं इन देशों के लोगों की जो औसत जीवन प्रत्याशा है अन्य देशों की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें तो जो भी विश्व बैंक की रिपोर्ट आती है इसमें अभी तक ये दिखाई दिया है, चाहे 2018 की रिपोर्ट हो चाहे 19 की रिपोर्ट हो, इसमें ये माना गया है कि सर्वाधिक जीने वाले व्यक्ति जापान में पाए जाते हैं और सबसे कम जीने वाले व्यक्ति दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में बुरुंडी, चाड, माली, कांगो जैसे देशों में पाए जाते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है कि वहाँ के लोगों को जो आय का स्तर है वो विकसित देशों की तुलना में बहुत क्या है, कम है। तो कॉमन सेंस की बात है, आय कम होने के कारण उनके जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, खास तौर से सामाजिक स्तर पर जो शिक्षा का स्तर है, जो स्वास्थ्य का स्तर है, वो बहुत ही क्या है, निम्न है। तो इसका मतलब ये है सामाजिक ढांचे में वहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, स्वास्थ्य का स्तर बहुत निम्न है। लेकिन हम यहाँ पर चूंकि चर्चा करें विकसित देशों का, तो जाहिर सी बात है विकसित देशों में यहाँ की आय अधिक होने के कारण इनकी लगभग जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों का जीवन का स्तर बहुत क्या है, उच्च है। इनकी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति का मतलब ये हो गया कि यहाँ के लोगों की शिक्षा का स्तर बहुत हाई है, स्वास्थ्य का स्तर बहुत हाई है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें आवास, यानी अधिकतर लोगों के पास रहने के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। अब इन चीज़ों को और मेंशन करें और साथ ही साथ अगर हम आर्थिक ढांचे की बात करें तो आर्थिक ढांचों में जो सबसे बड़ी बात आती है कि इन देशों के लोगों का जो आर्थिक ढांचा बहुत ही मजबूत है। बहुत ही मजबूत का मतलब है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, यानी इंडस्ट्रियल एरिया है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि बहुत ही मजबूत है।
यानी कि उत्पादन का स्तर अगर हम देखें, अगर औद्योगिक क्षेत्र मजबूत है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उत्पादन का स्तर बहुत उच्च है। अगर यहाँ पर उत्पादन अधिक है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रोजगार भी अन्य देशों की तुलना में बहुत क्या है, ज़्यादा है। और अगर रोजगार ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, आय का स्तर भी ऊंचा होगा। आय का स्तर ऊंचा होगा तो जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तो इसका मतलब है कि लोगों के पास पौष्टिक आहार की भी सुविधा है, और पौष्टिक आहार है तो जीवन प्रत्याशा भी अन्य देशों की तुलना में क्या है, ऊंचा है। और जैसा कि आप जानते हैं, यूएनडीपी की जो रिपोर्ट आती है हर साल, खासतौर से एसडीआई के संदर्भ में, वो भी इसी बात पर बल देता है कि अगर कोई देश विकसित है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन का स्तर अन्य देशों की तुलना में बहुत क्या है, ज़्यादा है। तो इसको अगर हम बेसिक अप्रोच बनाएं तो इंडस्ट्री सेक्टर में सिकनेस ना होकर इंडस्ट्री सेक्टर में जो मजबूती है उसके कारण वहाँ पर आय तथा रोजगार का अवसर बहुत ऊँचा है, जिसके कारण वहाँ पर अगर हम देखें कि इन लोगों को रोजगार मिलने के कारण, प्रति व्यक्ति आय का क्राइटेरिया अधिक होने के कारण उनकी लगभग जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इसका बहुत सिंपल सा अर्थ है कि अगर बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इस देश में जो सेवा क्षेत्र है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बता दिया है, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, जबकि इसमें जो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो अन्य देशों की तुलना में, अर्थात विकासशील देशों की तुलना में यहाँ पर कम है। और ये मेंशन किया जाता है, जैसा मैंने पीछे आपको कई बार अपने वीडियो में डिफाइन किया है, कि अगर किसी भी देश में प्राथमिक क्षेत्र का स्तर घट रहा है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, तो ये मान लिया जाता है वो देश विकासशील नहीं बल्कि क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था है। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो विकसित है तो जाहिर सी बात है कृषि क्षेत्र को वहाँ पर प्रधानता नहीं होगी, बल्कि तृतीय क्षेत्र को प्रधानता दी जाती है, यानी सर्विस सेक्टर, और द्वितीय क्षेत्र को प्रधानता यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर को प्रधानता दी जाती है। इसका मतलब अगर इंडस्ट्री सेक्टर को प्रधानता दी गई है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर उत्पादन का स्तर भी अन्य देशों की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। उत्पादन का स्तर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भौतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों का अधिकतम या अनुकूलतम या समुचित प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर मानवीय शक्ति यानी लोगों के पास रोजगार है, जीवन का स्तर बहुत ही ऊंचा है, प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा और भी अगर हम देखें तो इस देश में विभिन्न देशों द्वारा निवेश हो रहा है, और अगर निवेश हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस देशों में पूंजी क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। यानी अगर पूंजी निर्माण हो रहा है तो मैंने आपसे बताया था कि जिस देश में लगातार पूंजी का निर्माण हो रहा है तो उस देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही ये मेंशन किया जाता है जहां पर तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिक होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अभी तक विश्व बैंक की जो परिभाषा धन के संदर्भ में दी गई है, या एडम स्मिथ ने जो डिफाइन किया था अपने वेल्थ ऑफ नेशन में, उसका जो बेसिक आधार है वो आपका धन है या परिमाण है। यानी अगर ये मान लिया जाता है कि किसी भी परिवार में या किसी भी देश में अगर प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस देश में आर्थिक विकास का स्तर भी आपका बहुत ही क्या है, ऊंचा है। यानी आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा है। तो आर्थिक विकास की जो टर्मिनोलॉजी है इसको मैंने आपसे पीछे बताया था, आप इसको दोनों संदर्भ में समझेंगे। एक तो इसमें आपका परिमाणात्मक परिवर्तन है और दूसरा आपका क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। यानी कि आर्थिक स्तर में जो परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब है कि परिमाणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि देश में जीडीपी, साथ ही साथ जीएनपी और साथ ही साथ पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय का स्तर, यदि यानी तीनों टूल्सों में अगर लगातार परिवर्तन हो रहा है तो मान लिया जाता है उस देश में विकास का स्तर तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी विकास का स्तर अगर तेजी से बढ़ रहा है तो
दूसरा मैंने अप्रोच दिया था कि जैसा कि यहाँ पर मैंने अभी आपको चर्चा किया, सामाजिक परिवर्तन यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जल, स्वच्छता आदि में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो बेसिकली वो देश आपका क्या है, विकसित है। लेकिन इसको मापने का जो बेसिक आधार विश्व बैंक द्वारा दिया गया, मैंने आपसे बताया, वो आपका क्या है, धन है। यानी कि अगर प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़ रहा है तो मान लिया जाता है वो देश आपका क्या है, विकसित है। तो विकसित है इसका मतलब ये है कि उस देश की जो आधारिक संरचना है, आधारिक संरचना वो अन्य देशों की तुलना में बहुत ही क्या है, मजबूत है। आधारिक संरचना को आप बहुत सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, व्यवसाय, रेलवे, परिवहन, सड़क। तो इन क्षेत्रों का जो योगदान है वो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। यानी अगर इन क्षेत्रों में योगदान बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस देश में रोजगार के अवसर भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और अगर रोजगार बढ़ेंगे तो आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो वहाँ के लोगों का जीवन का स्तर क्या होगा, उच्च होगा। और जीवन स्तर उच्च होगा तो बेसिकली वो देश आपका क्या होगा, विकसित होगा। तो इस स्थिति में जैसे जैसे देश विकसित होगा, खासतौर से अगर हम उदाहरण लें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, जापान जैसे देशों का, तो इन देशों में अगर हाई लिविंग स्टैंडर्ड है यानी जीवन स्तर अगर उच्च है तो मान लिया जाता है कि यहाँ पर जनसंख्या का स्तर भी अन्य देशों की तुलना में क्या होगा, कम होगा। निर्धनता कम होगा, आर्थिक असमानता कम होगी, समावेशी विकास होगा। तो जाहिर सी बात है देश का आर्थिक विकास होगा, और देश का आर्थिक विकास होगा तो देश क्या होगा, विकसित होगा। तो गाइज आप लोगों को अभी जो मैंने विकसित अर्थव्यवस्था के संबंध में जो फीचर्स बताए वो फीचर्स आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो इसके बेसिक पार्ट्स हैं ये आपको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस टर्मिनोलॉजी में कभी कभी जो सवाल पुटअप किए जाते हैं, चाहे कथन में हो या कथन कारण में हो, चाहे कूट के सवाल हो, चाहे मैथ के सवाल हो, खासतौर से यूपीएससी में या स्टेट यूपीपीएससी में या अन्य वनडे की जैसी परीक्षाओं में, तो अगर आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होगा कि विकसित और विकासशील देशों में क्या अंतर है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो आते हैं हम दूसरे पार्ट पर। अगर आपको विकसित देशों की यानी विकसित इकॉनमी के संदर्भ में अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम दूसरे पार्ट पर आते हैं। एक और मैंने आपको सिस्टम दिया है, वो है आपकी डेवलपिंग इकॉनमी। डेवलपिंग इकॉनमी, आप इसको बहुत सामान्य शब्दों में समझेंगे, बस इतना जानिए कि इसका जो कंसेप्ट है वो डेवलप्ड इकॉनमी की तुलना में थोड़ा सा अपोजिट है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो विकसित देशों की तुलना में यहाँ के जो फीचर्स हैं वो डाउन है। डाउन का मतलब कम है। अब कम का मतलब यह है कि पहले हम आप इसको बहुत सामान्य शब्दों में समझेंगे कि इस संदर्भ में विश्व बैंक कहता है कि ऐसे देश जिनकी आय $12,575 से कम है तो उन देशों को बेसिकली कहा जाता है ये विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब अगर विकासशील अर्थव्यवस्था है तो जाहिर सी बात है कि विकसित देशों की तुलना में इन देशों के लोगों के आय का स्तर या जीवन का स्तर विकसित देशों की तुलना में बहुत क्या है, निम्न है। अर्थात यहाँ पर अभी भौतिक एवं प्राकृतिक साधनों का एवं मानवीय साधनों का समुचित प्रयोग नहीं हो पाया है। अर्थात यहाँ के लोगों के जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वच्छता आदि की आपूर्ति नहीं हो पाई है। अर्थात इस देश में जनसंख्या का स्तर अधिक है, अर्थात जनाधिक्य है। अर्थात इसके अतिरिक्त और अगर देखें तो इन देशों में यहाँ के लोगों के पास रोजगार के अवसर भी कम हैं। और भी अगर हम फीचर देखें तो इन देशों में यहाँ पर निर्धनता है। इसके अलावा और भी फीचर देखें तो इन देशों में अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, अर्थात निर्धनता की क्या है, अधिकता है। तो इस सिस्टम में मेंशन किया जाता है अगर आय का स्तर कम है, लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं है, तो ये मान लिया जाता है कि यहाँ पर लोगों का जीवन का स्तर अन्य देशों की तुलना में कम है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा आंकड़े के हिसाब से देखें तो
ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे देशों की तुलना में भारत, पाकिस्तान, बांग्ला जैसे देशों में अभी भी जीवन का स्तर इन देशों की तुलना में बहुत क्या है, कम है। इसीलिए भारत, पाकिस्तान, बांग्ला जैसे देश को विकसित नहीं बल्कि विकासशील या डेवलपिंग इकॉनमी कहा जाता है। यानी डेवलपिंग इकॉनमी का जो सीधा सा फंडा है कि अगर इन देशों की आय $12,775 से कम है, ये विकसित देशों की तुलना में प्राकृतिक साधनों संसाधनों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, रोजगार के अवसर कम है, तो मान लिया जाता है कि यहाँ के लोग अन्य देशों की तुलना में बहुत कम विकसित है, अर्थात विकासशील हैं। अर्थात ये कहा जाए कि अभी भी इनकी जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ भी अभी शिक्षा के स्तर में बदलाव होने की आवश्यकता है, औसत जीवन प्रत्याशा में भी सुधार होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आवास के संदर्भ में देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को अभी भी रहने के लिए आवास की सुविधा है, बिजली की समस्या है। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अभी भी विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जो आधारिक संरचना है, खास तौर से जैसे है ऊर्जा है, बिजली है, सड़क है, परिवहन है, इनका भी विकास अभी भी नहीं हो पाया है। अर्थात इसमें अभी भी निवेश की आवश्यकता है। अगर निवेश की आवश्यकता है तो इसका मतलब यह है कि विकसित देशों की तुलना में अभी भी यहाँ पर पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो परिमाणात्मक और इसका जो गुणात्मक अप्रोच है वो खास तौर से विकसित देशों की तुलना में बहुत ही क्या है, कम है। तो यानी कि अगर इसका मतलब यह है कि विकसित देशों की तुलना में जो जीडीपी का स्तर है अन्य देशों की तुलना में अब बहुत कम है। और जीडीपी के संदर्भ में मैंने बताया कि किसी भी देश में यहाँ के लोग और विदेशी मिलकर एक साल में जो भी वस्तु सेवा का उत्पादन करते हैं उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वही मैंने आपको बताया था कि जीडीपी है। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी इस देशों में उत्पादन का स्तर विकसित देशों की तुलना में बहुत क्या है, कम है। ज़्यादातर ये विकासशील देश अन्य देशों के आयात पर निर्भर है, निर्यात कम कर पाते हैं। उत्पादन का स्तर कम होने के कारण लोगों के पास रोजगार नहीं होते हैं, जिसके कारण इन देशों में गरीबी के साथ साथ क्या होती है, बेरोजगारी होती है। लेकिन ये मेंशन किया जाता है कि पूरी तरीके से अर्धविकसित नहीं है, अल्पविकसित नहीं है, बल्कि अर्धविकसित अल्पविकसित देशों की तुलना में क्या है, थोड़ा सा विकसित है, या जिनको सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि मध्यम विकासशील है या विकासशील देश है। तो अगर हम आंकड़े को देखें खासतौर से भारत के संदर्भ में, तो विश्व बैंक का ही रिपोर्ट है और इस संदर्भ में आईएमएफ की भी रिपोर्ट आती है। खासतौर से एक सेक्शन लिया जाता है पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय शक्ति क्षमता। यानी अभी तक मेंशन किया गया है कि खासतौर से ऐसे देश हैं जिनकी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति क्षमता, अर्थात जिनके पास धन का स्तर अधिक है, ये माना जाता है कि वहाँ के देश को लोगों का जो जीवन का स्तर है वो बहुत ही क्या है, उच्च है। तो इसका बहुत सिंपल सा आधार है कि अगर हम देखें तो अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देशों का जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। यानी क्रय शक्ति क्षमता ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इनके न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, जबकि विकासशील देशों में अभी भी आवश्यकता की पूर्ति होना क्या है, आवश्यक है। तो अगर इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तो मान लिया जाता है भारत, पाकिस्तान या विकासशील देश ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। कुछ चीज़ों का अगर हम बेसिक आधार बनाएं तो अगर मेंशन करें तो चाहे विश्व बैंक की रिपोर्ट आती हो या आईएमएफ की रिपोर्ट आती हो, चाहे आर्थिक के संदर्भ में या सामाजिक ढांचे के संदर्भ में, तो इसको मापने का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार बनाया गया था खास तौर से वो आपका पर कैपिटा इनकम है। और इसी को हर साल वर्ल्ड बैंक आधार बनाते हुए ये मेंशन करता है कि अगर यहाँ के लोगों का जीवन का स्तर उच्च है, यानी कि अगर आय का स्तर अधिक है, तो मान लिया जाता है कि ये देश आपके क्या है, विकसित है। तो गाइस यहाँ पर मैंने आज आपको बेसिक डिफरेंसेस बताया डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी के संदर्भ में। तो यहाँ पर अगर आपको ये समझ में आ गया है इसकी जो टर्मोलॉजी, तो आगे जो और भी क्लासेस चलने वाली हैं खासतौर से सिविल सर्विसेज की या स्टेट यूपीएससी की या वनडे प्रकार की परीक्षाओं की, तो इसमें जब भी इस प्रकार की टर्मोलॉजी यूज की जाएगी तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर विकसित देश कहा गया तो जाहिर सी बात है आय का स्तर अधिक है, जीवन स्तर उच्च है, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, आर्थिक और सामाजिक ढांचा उच्च है, आर्थिक स्तर यानी कि परिमाणात्मक गुणात्मक परिवर्तन भी हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा अगर विकसित देश है तो ये सारे फीचर्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इसका जो बेसिक फंडा था वो मैंने आपको बताया। अब इसको आप थोड़ा सा अगर कॉमन शब्दों में यूज़ करते हुए इस पर ध्यान दें कि अब सवाल इस पर किस तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है।
जैसे अभी तक कुछ परीक्षाओं में पूछा गया है कि विकसित देशों की कौन सी एक विशेषता नहीं है। अब ऑप्शन हम आपको दें, पहला ऑप्शन है कि इन देशों में जीवन का स्तर बहुत उच्च होता है। दूसरा, इन देशों में न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो चुकी है। तीसरा, इन देशों में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। और चौथा, इन देशों में आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक संसाधनों का पूरी तरीके से प्रयोग हो चुका है या हो रहा है। तो इसका क्या आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी सिस्टम में अगर आप देखेंगे, कथन और कारण के भी सवाल आते हैं। जैसे कथन के सवाल आते हैं कि विकसित देशों में जनसंख्या कम होता है, रोजगार तथा आय के स्तर अधिक होते हैं। कथन बी, चूँकि इन देशों में आय का स्तर अधिक होने के कारण इनकी जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो अब इसमें जो ऑप्शन आपके बनते हैं कि कथन ए और बी दोनों सही है, बी ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी बनता है कथन ए और बी दोनों सही है, बी ए की व्याख्या नहीं करता है। कथन यानी ऑप्शन सी बनता है कथन ए सही है, कथन बी गलत है। या ऑप्शन डी बनता है जस्ट उल्टा, कथन ए गलत है और आपका बी सही है। तो इसको थोड़ा सा आप अगर हम बेसिक अप्रोच को देखें तो जो इसके बेसिक डिफरेंसेस हैं ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सामान्य तौर पर जब तक आपको इनके बीच जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि डेवलप्ड और डेवलपिंग इकॉनमी क्या है। तो गाइस, यहाँ पर आज हमने आपको चर्चा किया कि डेवलप्ड और डेवलपिंग इकॉनमी के बीच क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। इसको आप लोग एक बार नहीं 10 बार कम से कम देखिए, समझिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आने वाले समय में जो भी क्लासेस स्टार्ट होने वाला है फुल फंक्शन फुल कोर्सेज के साथ होने वाला है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ ताकि आपको आने वाले दिनों में जो क्लासेस चलने वाली है उसमें आपको पढ़ाते समय जो यूपीएससी या स्टेट यूपीएससी में जो सवाल पुटअप किए जाते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इकॉनमी सिर्फ कंसेप्ट का ही क्राइटेरिया नहीं अप्रोच देता है बल्कि करंट को भी यहाँ डिफाइन करता है। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर चलना है। जैसा कि पीसीएस में आपने देखा भी जो हाल ही में परीक्षा हुई इसमें 18 से 20 सवाल आपके पूछे गए। तो आपको थोड़ा सा करंट कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ें आपको हम अपने पूरी क्लास में आपको फुल कोर्सेज के साथ अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन आज तक के लिए यही है बस। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।